Hello to all my learners present over here. Welcome to the channel. In this video lecture, we are going to discuss about MA second semester sociology paper of methodology of social research. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कानपुर यूनिवर्सिटी के एमए सेमेस्टर सेकंड के सोशोलॉजी के मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल रिसर्च के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। इस पेपर के कुछ क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आप चैनल पे देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं। ये आपके सोशल रिसर्च के लिए, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप सोशल रिसर्च अगर आप पढ़ते हैं, स्पेसिफिकली सोशोलॉजी के अलावा और भी सब्जेक्ट में अगर आप रिसर्च को पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस जो हैं इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ये आपके एज़ वेल एज़ आपके नेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप पीएचडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आप कहीं पे भी रिसर्च की पढ़ना चाह रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। इसके 29 क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे, तो आज हम 30th क्वेश्चन से इसको देखने वाले हैं। क्वेश्चन है आपका, प्राइमरी सोर्सेस आर द ओरिजिनल सेट्स ऑफ डाटा प्रोड्यूस्ड बाय द पीपल हु कलेक्ट देम। हु सेड दिस स्टेटमेंट। प्राथमिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जिन्हें तथ्यों को एकत्रित करने वाले व्यक्तियों द्वारा मूल रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये कथन किसका है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका पीटर मैन, सेकंड है मोजर, सी है आपका जोहोदा और लास्ट ऑप्शन है आपका पीवीएन। देखिए, ये एक स्टेटमेंट है, एक डेफिनेशन है प्राइमरी सोर्सेस की, यानी कि प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं। आप जानते हैं, जब आप रिसर्च के लिए जाते हैं तो हम दो तरीके से डाटा को कलेक्ट करते हैं लोगों से। जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो दो मेथड से करते हैं। पहला होता है आपका प्राइमरी सोर्सेस, दूसरे होते हैं आपके सेकेंडरी सोर्सेस। तो ये आपके प्राइमरी सोर्सेस की डेफिनेशन है कि प्राइमरी सोर्सेज जो होते हैं वो ओरिजिनल सेट ऑफ डेटा होते हैं जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं पीपल से, जो लोग उन्हें जिनसे हम कलेक्ट करते हैं उन्हें। प्राथमिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जिन्हें तथ्यों को एकत्रित करने वाले जो लोग भी व्यक्ति होते हैं उनसे मूल रूप में प्रस्तुत किया जाता है। डायरेक्टली आप फील्ड में जाके लोगों से पूछ के जब डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो वो आपका प्राइमरी सोर्स होगा। ऑलरेडी जो पब्लिश हो चुका है किसी न्यूज़पेपर में या कहीं से आप किसी और का जो वर्क ले रहे हैं, तो वो सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ डेटा होता है। तो ये जो डेफिनेशन है ये आपका, इसका राइट आंसर होगा ए। ये पीटरमैन की डेफिनेशन है, इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक सर्वे मेथड इन सोशल इन्वेस्टिगेशन। सर्वे मेथड इन सोशल इन्वेस्टिगेशन पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, बहुत सारे बुक्स एंड राइटर्स हैं। आप जानते हैं सोशोलॉजी इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे आपको रिसर्च में राइटर्स मिल जाएंगे। तो सबको याद करना पॉसिबल नहीं होता है, बट आप कुछ सिलेक्टेड जो हैं, जो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में कई बार आ रही हैं, वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, उन्हें आप टर्न कर सकते हैं। तो जैसे कि जब हम रिसर्च की बात कर रहे हैं तो आपको तरीका ये है ज़्यादा लर्न करने का, इसमें जो और ऑप्शन दिए हैं आप उनकी भी बुक को लर्न कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एक राइट आंसर होगा, इसमें ये जो बुक है वो एक राइट आंसर होगा, उसके अलावा भी लोगों ने रिसर्च पे काम किया है, तो आप उनकी बुक्स को भी लर्न कर सकते हैं। ये होता है आपका, थोड़ा-सा एनालाइज़ करके पेपर को प्रिपेयर कर सकते हैं आप। तो इसका जो 31 जो क्वेश्चन है आपका, सर्वे मेथड इन सोशल इन्वेस्टिगेशन, ये जो बुक है इसके राइटर हैं आपके सी.ए. मोज़र। ये मोज़र की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु फर्स्ट ऑफ ऑल यूज द कंसेप्ट ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। सहभागी अवलोकन की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किसने किया है? पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट और क्वासी पार्टिसिपेंट, ये आपके ऑब्जर्वेशन के टाइप होते हैं। सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अर्ध सहभागी अवलोकन। देखिए, जब आप रिसर्च करते हैं तो जिस भी ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप की आप स्टडी कर रहे हैं, तो उसको आप ऑब्ज़र्व, एक तरीका होता है ऑब्ज़र्वेशन का, तो उसमें आप एक तरीके का ऑब्ज़र्वेशन होता है पार्टिसिपेंट।
आप उस ग्रुप के मेंबर बन के उसका पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन जब करते हैं तो वो पार्टिसिपेंट होगा। आप उसको दूर से ही ऑब्जर्व करेंगे तो वो नॉन पार्टिसिपेंट होगा। और क्वासी यानी कि अर्ध सहभागी जब होगा, जब आपको ज़रूरत हुई आप उसके पार्ट बने, आपने पार्टिसिपेट किया, और फिर नहीं तो आप परमानेंट उसके मेंबर नहीं बने। जैसे कि आप ट्राइब की स्टडी कर रहे हैं, तो कुछ लोगों ने ट्राइब की स्टडी बाहर से ही कर ली, बट कुछ लोगों ने उस पर्टिकुलर ट्राइब में जाके वहाँ पे रह के उनकी स्टडी की, तो वो जो ऑब्जर्वेशन होगा वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होगा। तो ये जो है आपका फर्स्टली किसने, ये जो सहभागी अवलोकन की अवधारणा है वो किसने यूज़ करी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर होगा आपका फर्स्ट है आपका नेल्स एंडरसन, फिर है डब्ल्यू.एफ. वाइट, उसके बाद है जॉन हावर्ड और लास्ट ऑप्शन है आपका एडवर्ड लिंडमैन। इसका राइट आंसर होगा आपका डी यानी कि एडवर्ड लिंडमैन। जो लिंडमैन थे उन्होंने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन टर्म जो कंसेप्ट था उसको फर्स्टली यूज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सोशल डिस्कवरी? सोशल डिस्कवरी पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल डिस्कवरी जो बुक है वो किसकी है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका एडवर्ड लिंडमैन, नेक्स्ट है आपका पीवी यंग, फिर है बोगार्ट्स और लुंडबर्ग। अभी आपको ये जो है इसका 33, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एडवर्ड लिंडमैन। आपने अभी देखा कि एडवर्ड लिंडमैन ने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो कंसेप्ट है वो फर्स्टली यूज़ किया, तो इन्होंने ज़ाहिर सी बात है रिसर्च पे काम किया है, तो इन्होंने जो बुक लिखी है वो है इनकी सोशल डिस्कवरी। इसके अलावा जो पीवी यंग हैं, बोगार्ट्स हैं, लुंडबर्ग हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं रिसर्च के पर्सपेक्टिव से, आप इनकी बुक्स को भी लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ऑब्जर्वर बिकम्स अ क्लोज मेंबर ऑफ अ ग्रुप एंड पार्टिसिपेट्स इन देयर नॉर्मल एक्टिविटीज, दिस इज नोन एज। जब अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह का अत्यधिक घनिष्ठ सदस्य बन जाता है और उनकी प्रत्येक गतिविधि में भाग लेता है, तो इसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं असहभागी अवलोकन, सहभागी अवलोकन, अर्ध सहभागी अवलोकन। ऑप्शन नंबर ए है पार्टिसिपेंट नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, और लास्ट है आपका नन ऑफ दीज। तो जब इसको पढ़ेंगे तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब अवलोकनकर्ता जिस भी ग्रुप की या समूह की वो स्टडी कर रहा है, व्हेन अ ऑब्जर्वर बिकम्स अ क्लोज मेंबर, उनका वो घनिष्ठ सदस्य बन जाएगा तो वो क्या होगा, और उनकी गतिविधि में भाग लेगा तो वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर रहा होगा। जाहिर सी बात है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यानी कि सहभागी अवलोकन। अभी हमने अ, ये भी देखा कि जो सहभागी अवलोकन टर्म था ये किसने कंसेप्ट यूज़ किया था सबसे पहले, ये भी देखा। अब हमने इसकी डेफिनेशन को भी देख लिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु स्टडीड प्रिजनर्स थ्रू पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड? किसने बंदी गृह के में जो कैदी होते हैं, कैदियों के अध्ययन के लिए सहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग किया है? इसके ऑप्शंस हैं आपके पीटर मैन, जॉन हावर्ड, मोज़र, पीवी यंग। देखिए, ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चंस में आपको पीवी यंग बहुत दिख रहा है, मोज़र दिख रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं आपके रिसर्च के पर्सपेक्टिव से। इन्होंने जो भी डेफिनिशंस आपको मिल जाती हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में वो आप पढ़ सकते हैं। आपके अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो नेट में पूरा एक यूनिट ही आता है, पेपर 1 में भी आप रिसर्च को पढ़ रहे हैं, तो ये उसके लिए भी एज़ वेल एज़ इम्पॉर्टेंट होंगे क्वेश्चंस। तो ये जो आपका 35 है इसका राइट आंसर होगा जॉन हावर्ड। ये जो जॉन हावर्ड थे उन्होंने जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, आपने देखा कि क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है। लेकिन उन्होंने जो प्रिजनर हैं, जो बंदी गृह के जो कैदी होते हैं, उनके ऊपर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किया है, वो स्पेसिफिकली जॉन हावर्ड ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज फर्स्ट टू यूज केस स्टडी मेथड फॉर सोशल रिसर्च? किसने सामाजिक अनुसंधान में सर्वप्रथम वैयक्तिक अध्ययन पर विधि का प्रयोग किया था? केस स्टडी एक मेथड होता है आपका रिसर्च का, वो जो है वो किसने फर्स्टली यूज किया है?
पहला है आपका फ्रेडरिक लीप्ले, नेक्स्ट है आपका विलियम हीले, नेक्स्ट है डब्ल्यू.जी. आलपोर्ट और लास्ट है आपका सी.एच. कूले। इसका राइट आंसर होगा फ्रेडरिक लीप्ले। जो आपका केस स्टडी मेथड है, व्यक्तिक अध्ययन की जो विधि है सोशल रिसर्च की, वो सामाजिक अनुसंधान में सबसे पहले फ्रेडरिक लीप्ले ने यूज़ करी थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन इज नोन एज। नियंत्रित अवलोकन को कहते हैं। नियंत्रित अवलोकन यानी कि कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, तो ये इसका दूसरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है आपका स्ट्रक्चर्ड यानी कि संरचित, दूसरा है फॉर्मल यानी कि औपचारिक, तीसरा है इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक और लास्ट है आपका अनडायरेक्ट यानी कि अनिर्देशित। जब बात आती है कंट्रोल की, कोई भी चीज़ कंट्रोल है तो मतलब वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए यानी कि स्ट्रक्चर्ड यानी कि संरचित, यानी कि उसकी वो ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड है तभी वो एक कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होगा। तो इसका दूसरा नाम इसके नियंत्रित अवलोकन को संरचित अवलोकन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज स्टडी द होबस कम्युनिटी थ्रू केस स्टडी मेथड। किस विद्वान ने होबू समुदाय का अध्ययन वैयक्तिक अध्ययन विधि से किया है? ऑप्शन है जॉन डोलॉर्ड, नेल्स एंडरसन, स्टाउफर और विलियम हीले। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका नेल्स एंडरसन। नेल्स एंडरसन जो थे, उन्होंने पर्टिकुलरली होबो कम्युनिटी जो है, होबोस कम्युनिटी, उसकी स्टडी की थी। किस मेथड को यूज़ करके? केस स्टडी मेथड को यूज़ करके। अभी हमने केस स्टडी से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखा था कि केस स्टडी जो मेथड है उसको फर्स्टली किसने यूज़ किया था? तो फ्रेडरिक लीप्ले ने। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि केस स्टडी मेथड को ही किस कम्युनिटी पे, मतलब होबो कम्युनिटी पे स्टडी करने के लिए किसने यूज़ किया है? तो वो है आपके नेल्स एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which one of the following statement is true for case study method? निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैयक्तिक अध्ययन विधि के लिए सत्य है? फर्स्ट है आपका, अ लिमिटेड एरिया कैन बी स्टडीड बाय दिस मेथड। इस विधि के द्वारा एक सीमित क्षेत्र का अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा है, इट इज़ हाईली एक्सपेंसिव मेथड। ये बहुत अधिक खर्चीली विधि है। नेक्स्ट है, इट इज़ हेल्पफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ वैलिड हाइपोथेसिस। ये विधि वैध उपकल्पना के निर्माण में सहायक है। लास्ट है आपका ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपर्युक्त सभी। तो अगर हम केस स्टडी मेथड के बारे में पढ़ते हैं, तो केस स्टडी मेथड जो है उसमें एक लिमिटेड एरिया की स्टडी की जा सकती है। जब अभी आप देखें कि होबो कम्युनिटी, तो एक होबो कम्युनिटी जहाँ पे रह रही है वो एक लिमिटेड एरिया है, तो एक लिमिटेड एरिया की स्टडी की जा रही है, तो पहला आंसर राइट हो गया। जब आप पर्टिकुलरली किसी एक प्लेस पे रह के एक चीज़ का एक बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करोगे तो उसमें एक्सपेंस भी ज़्यादा आता है, तो ये खर्चीली विधि भी हो गई। इसके बाद बात आती है कि इट इज़ हेल्पफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ वैलिड हाइपोथेसिस। जब आप जानते हैं कि जब आप रिसर्च के लिए जाते हैं तो आप कुछ एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक उपकल्पना बना लेते हैं। आप कुछ क्वेश्चंस को अपने दिमाग में फॉर्म करते हैं और उनका ही एक टेंटेटिव आंसर, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट के थ्रू बना लेते हैं। वही आपकी हाइपोथेसिस होती है। तो एक वैध उपकल्पना के निर्माण में जो केस स्टडी मेथड है वो हेल्पफुल है। तो ये सारे ही आंसर्स जो हैं वो राइट हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। यानी कि अनियंत्रित अवलोकन के कितने प्रकार होते हैं? तो अनियंत्रित अवलोकन जो है वो कितने प्रकार का है? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, 3, 4, 5, 2। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन होगा आपका वो होगा 3। जो आपका अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होता है वो 3 टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहभागी अवलोकन के लिए सत्य है? पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ अ टाइम सेविंग मेथड।
इस विधि के प्रयोग से समय की बचत होती है। नेक्स्ट है इट इज़ एक्सपेंसिव मेथड, ये खर्चीली विधि है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज अनेबल टू स्टडी रियलिस्टिक बिहेवियर ऑफ पीपल। समूह के वास्तविक व्यवहार का अध्ययन इस विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है दिस मेथड इज अनेबल टू स्टडी ऑफ एनी ग्रुप इन डेप्थ। सहभागी अवलोकन किसी समूह के गहन अध्ययन में सहायक नहीं है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी क्वेश्चंस में, हमने देखा भी कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो कंसेप्ट है वो फर्स्टली किसने यूज़ किया, हमने पढ़ा कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को डिटेल में उसके हमने पढ़ा, डेफिनेशन को पढ़ा हमने। तो अभी हम देखेंगे कि जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है उसके लिए कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, यानी कि कौन सा ट्रू है। तो पहला स्टेटमेंट आप देख रहे हैं कि इट इज़ अ टाइम सेविंग मेथड। तो टाइम सेविंग मेथड नहीं है। जब आप पर्टिकुलरली किसी ट्राइब की, जब हम मान लीजिए हमने फॉर एग्जांपल लिया कि हम ट्राइब की स्टडी कर रहे हैं, तो आप कुछ दिन तक उसके पार्टिसिपेंट बनेंगे, फिर तो टाइम सेविंग तो नहीं है, टाइम लगेगा आपको वो चीज़ करने के लिए। फिर आता है एक्सपेंसिव मेथड, उसके बाद बात आती है कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज़ अनेबल टू स्टडी रियलिस्टिक बिहेवियर ऑफ पीपल, यानी कि समूह के वास्तविक व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि जब आप उस समूह के सदस्य बन गए, आप उसके पार्टिसिपेंट हैं, तो आप उसके वास्तविक व्यवहार का अध्ययन क्यों नहीं कर पाएँगे? तो ये स्टेटमेंट भी गलत है इसके लिए। फिर आता है दिस स्टेटमेंट इज़ अनेबल टू स्टडी ऑफ एनी ग्रुप इन डेप्थ, यानी कि सहभागी अवलोकन करने के लिए जब आप पार्टिसिपेंट बन गए तो आप उसका गहन अध्ययन तो कर पाएँगे ना, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। इसमें आपको बताना है कि सही कौन-सा है, तो ये एक खर्चीली है, एक्सपेंसिव मेथड है, केस स्टडी एक्सपेंसिव मेथड है, ये भी है एक्सपेंसिव मेथड है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी। इसके अलावा जो आंसर्स इसमें दिए हैं ये नहीं है, यानी कि ये ऑप्शंस जो हैं, जब आपसे पूछा जाता है कि इसमें से कौन-सा स्टेटमेंट सही है और कौन-सा नहीं है, तो उस चीज़ को ज़रूर से अंडरलाइन कर लें क्वेश्चन में कि नहीं पूछा है, या मतलब पॉजिटिव आपको इम्पैक्ट देखना है या नेगेटिव। तो उस चीज़ को जब आप ध्यान में रख के ऑप्शंस को देखेंगे, तो आप जल्दी समझ पाएँगे, एनालाइज़ कर पाएँगे कि सही स्टेटमेंट कौन-सा होगा इसमें और कौन-सा गलत होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हू इज़ द ऑथर ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं पीवी यंग, ऑलपोर्ट, एफ एच गिडिंग्स और लास्ट है आपका एच पी यंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका एच एफ गिडेंस। ये जो है ये एच एफ गिडेंस की बुक है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनएप्रोप्रिएट फॉर इलिटरेट पर्सन। अशिक्षित लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? अशिक्षित लोग जो होते हैं, यानी कि जो इलिटरेट हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, आप जानते हैं लिटरेट इलिटरेट, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लिटरेट हो गए, शिक्षित लोग हो गए, और अशिक्षित जो लिटरेट नहीं है। बेसिकली लिटरेट और इलिटरेट को हम उससे डिफाइन करते हैं, साक्षर और निरक्षर को, कि जो लोग भी किसी भी एक भी भाषा को लिखना और पढ़ना जानते हैं तो वो साक्षर हो गए। तो यहाँ पे बात आ रही है अशिक्षित जो लोग हैं उनके लिए कौन सा मेथड जो है वो इनअप्रोप्रिएट होगा, यानी कि कौन सी जो विधि है वो उपयुक्त नहीं होगी। तो ऑप्शंस हैं आपके, पहला है इंटरव्यू, दूसरा है क्वेश्चन आयर, फिर आता है आपका शेड्यूल, और लास्ट आता है केस स्टडी। तो जब बात आती है इंटरव्यू की, तो अगर आप किसी का साक्षात्कार करें या इंटरव्यू लेंगे, तो उसमें इलिटरेट और लिटरेट होने का तो कोई मतलब नहीं है। आप किसी से बात करते हैं तो पढ़ा लिखा नहीं भी है तो भी वो आपकी बात का आंसर तो करता है, अगर आप उसकी समझने वाली भाषा में बोल रहे हैं तो इंटरव्यू तो मेथड जो है वो इनअप्रोप्रिएट नहीं हुआ। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन आयर, उसके बाद आता है शेड्यूल, और फिर आता है केस स्टडी। तो क्वेश्चन आयर की बात जब आती है तो आप जानते हैं कि क्वेश्चन आयर जो है वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होता है। कुछ क्वेश्चन की हम, जो रिसर्चर होता है, जो शोधकर्ता होता है, वो क्वेश्चन की एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेता है। तो अगर कोई भी ऐसा इंसान, और फिर वो जो भी लोग हैं उनको वो
भेज देता है या उनको दे देता है फिल करने के लिए। अगर आप लिटरेट नहीं हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप शिक्षित नहीं हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को जब पढ़ नहीं पाएँगे तो उनको आंसर कैसे कर पाएँगे? और जो क्वेश्चनेयर होती है वो जो भी जिनसे आपको डेटा कलेक्ट करना होता है वो लोग फिल करते हैं। तो जो लिटरेट लोग नहीं हैं यानी कि जो इलिटरेट हैं, उनके लिए जो क्वेश्चनेयर मेथड है वो जो है वो पूरी तरह से इनएप्रोप्रिएट है, मतलब वो उनके लिए उपयुक्त नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर हम शेड्यूल की बात करें तो अनुसूची क्या है, वो भी क्वेश्चन की ही एक लिस्ट होती है, बट उसको क्या है, जो इंटरव्यू ले रहा होता है, जो लोगों से पूछ के खुद जो रिसर्चर होता है वो भरता है, लोगों से पूछता जाता है क्वेश्चन को और फिर वो खुद करता है। बट क्वेश्चन आयर में क्या है, यही डिफरेंस होता है आपके क्वेश्चन आयर और शेड्यूल में। शेड्यूल जो है वो रिसर्चर फिल करेगा, और जो क्वेश्चन आयर है वो जो भी आपके रिस्पॉन्डेंट हैं जिनसे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो लोग फिल करते हैं। तो जो शेड्यूल है वो आपके लिटरेट हो इलिटरेट हो दोनों के लिए एक काम करेगा, बट जो क्वेश्चन आयर है उसके लिए लिटरेसी होना ज़रूरी है, उसके लिए साक्षर होना ज़रूरी है, आप शिक्षित होने चाहिए, तभी आप उसको पढ़ के समझ के क्वेश्चंस को फिल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दिस इंटरव्यू इज फंडामेंटली अ प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? इसका जो राइट आंसर होगा, पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला है आपका G.W. ऑलपोर्ट, नेक्स्ट है गुडेन हैट, और फिर है आपका V.M. पाल्मर, और फिर उसके बाद है नन ऑफ दीस। तो इसमें जो ये जो है ये एक स्टेटमेंट है कि इंटरव्यू इज़ फंडामेंटली अ प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। इंटरव्यू क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं। तो मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है, ऐसा किसने कहा है? इसका जो राइट आंसर होगा, ये एक डेफिनेशन है जो कि गुडे और हॉट ने दी है। इसका राइट आंसर होगा आपका बी, इसका वाला बी था। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चंस जो है वो हम आगे के वीडियो लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ये आपके सोशल रिसर्च के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका पेपर 1 एज़ वेल एज़ पेपर 2 में ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पेपर 1 में रिसर्च के क्वेश्चंस आते हैं तो ये जो है क्वेश्चंस हैं इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप पीएचडी एंट्रेंस वगैरह के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो रिसर्च के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। उसके अलावा अगर आप एमए शिपाली के स्टूडेंट हैं तो भी ये क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा अगर आप पीजीटी हायर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सोशियोलॉजी से तो भी ये क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।